मेडिवल हिस्ट्री में आ गए। मॉडर्न सॉरी एंशिएंट के सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे और मेडिवल फिर अब स्टार्ट करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेशवाज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। भाई देखो, मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल मानूंगा, उसके 2 रीजन है। पहली बात तो ये, इतनी बार इन्होंने इसको अलग अलग फॉर्म में पेशवास और शिवाजी के जो छत्रपति शिवाजी के जो सक्सेसर्स थे, ठीक है, उनको इतनी बार इन्होंने ऑर्डर में अरेंज करने को अलग अलग फॉर्म में पूछा, ये आपको पता होना ही चाहिए। ये सब क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, ये सब गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर कंपटीशन में पीछे जा रहे हो। ये मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे होंगे। पीवाईक्यूज जब आप देखोगे ना, वो चाहे आप घटना चक्र से देखो या फिर सिर्फ कहीं से पीवाईक्यूज उठा लो पिछले 10-20 साल के, आपको दिख जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, तो ये सही होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन तो लिटरली बहुत ईजी था। बस अगर आपको इतना पता होता कि बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ पेशवा, बस वहीं से बात बन जानी थी यार। 4 देखो 4, बस सबसे पहले 4 इसी में आ रहा है, यहीं से होगा। देखो ये ट्रिक है, इसी को बोलते हैं ट्रिक। इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपका काम बन गया। आपको कुछ भी नहीं पता होता तो भी ये काम बन जाता, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ठीक है, इस बार इजी था, लेकिन फिर भी आपको एक क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए। जैसे बालाजी विश्वनाथ थे, इनके बाद आए थे आपके बाजीराव, बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव, फिर इसी टाइप का पूरी क्रोनोलॉजी बनती है। वो सब आप देखो कि पेशवास की बना लो, और ये मराठा जो किंग थे, शिवाजी, संभाजी, शाहू जी, इन सबकी भी एक वो बनाओ, क्योंकि आते हैं। नहीं मिल रहा है लूसेंट में, आपको वैसे मिल जाएगा, ये एकदम वहां से बना लो लिस्ट। नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक। लेकिन आपको ये सब बातें कमेंट बॉक्स में लिखनी पड़ेंगी, उस हिसाब से फिर देखते हैं इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेन रूलर ऑफ बंगाल। यार देखो, कई बार आप देखोगे कि जो ये छोटे छोटे प्रोविंशियल किंगडम्स होते थे, इन पे क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब यूपीएससी का भी ट्रेंड देखोगे, वो भी पूछ रहे हैं। यूपीपीसीएस भी इन पे फोकस करता है। अब मैं इस क्वेश्चन को टफ मानूंगा, क्योंकि यार देखो, इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है कि सेना रूलर के बारे में आप इतना डिटेल में जानो कि कौन था कौन नहीं था। तो ये क्वेश्चन नहीं किया होता तो ठीक है, मेरे हिसाब से आप नहीं अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, चलेगा। लेकिन एक बात और ध्यान दो, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते बाद में अगर आपको एनालाइज करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी। किसी बंदे को, ट्रिक देखो इसको सॉल्व करने की, किसी बंदे को अगर ये पता होता कि हेमंत सेन और उसके फादर सामंत सेन, थोड़ा रुकना, ये एक्चुअली पेन यूज करने में मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो ठीक। तो हेमंत सेन और उसके फादर सामंत सेन, इनको कंबाइंड तौर पे बोला जाता है कि ये लोग फाउंडर थे सेना डायनेस्टी के फाउंडर थे बंगाल में। अगर ये किसी को बस इतनी सी इंफॉर्मेशन पता होती, ये क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया होता। 3 क्योंकि सबसे पहले में सिर्फ इस वाले ऑप्शन में और कहीं पे भी नहीं है। तो इतने से ही, ये इंफॉर्मेशन से ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो इस क्वेश्चन का टेक अवे क्या है? इस क्वेश्चन का टेक अवे सिंपल सी बात ये है, जो भी ये रीजनल किंगडम्स हैं, आप बस इनका कैपिटल याद कर लो। इनके जो फाउंडर हैं, देखो कैपिटल याद करो रीजनल किंगडम्स के, उनके जो फाउंडर हैं, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन से फाउंडर भी पता होता तो भी काम चल जाता। और अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, जैसे इनके केस में एक लक्ष्मण सेन इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है, और भी होंगे लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है लक्ष्मण सेन एक इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। तो बस इतनी बातें अगर आप हर एक रीजनल किंगडम के बारे में पता कर लो, जान जाओ, तो आपकी बात बन जाएगी। अब इसको एक चीज ये भी देखो, अब ये कहां से पढ़ोगे आप, ये रीजनल किंगडम्स जो है इनको कहां से पढ़ोगे? पूनम दलाल दहिया करके एक बुक आती है, उसमें चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर 10 पूनम दलाल दहिया में चैप्टर 10, जिसका नाम है पीरियड फ्रॉम 1000 टू 1200 सीई नदर्न इंडिया। उसमें आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रोविंशियल जो किंगडम है, जिसमें राजपूत किंगडम्स भी होंगे, ये सेना किंगडम है, उड़ीसा के भी शायद हैं, और ये आपके कारकोट और उत्पल डायनेस्टी, फिर वो कश्मीर के भी कुछ किंगडम्स है उनके बारे में। तो वहां जाके बस आप इतना कर लो, आगे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए लेकिन मैं ये मान के चलूंगा ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं था, क्योंकि ये नहीं पता होगा लोगों को। लेकिन इससे हमको एक ट्रेंड पता चल गया कि इतना सा भी अगर हमको पता रहे तो कि इसका फाउंडर कौन था, तो ये क्वेश्चन हैंडल हो जा रहा था। तो बस इतना सा काम कर लो इसमें, फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरम खान पे। ठीक है, बैरम खान,
बैरम खान के बारे में सबको पता है, अकबर का रीजेंट था ये। जब अकबर जब तक वयस्क नहीं हुआ था तो ये अकबर के बिहाफ पे रूल कर रहा था। पहला ये बोलते हैं अकबर गेव द टाइटल ऑफ खान खाना टू बैरन खान, खाने खाना का टाइटल दिया था बैरम खान को, सही है। दूसरा ये बोला द टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। अब इस पे थोड़ा डाउट हो जाता है। मैं ये बोलूंगा ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको भाई रिस्क लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के अटेम्प्ट करने ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर का लगाओ और पहुंचो किसी तरीके से आंसर तक। पहला स्टेटमेंट है टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान को दिया था, हाँ ये बात तो ट्रू है, ये इतना इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी। खाने खाना होता है खान ऑफ खान्स। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें थोड़ी इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे द टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। यार देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है कि पीसीएस ने, आयोग ने ये स्टेटमेंट कहीं से उठाया और बस बीच में नॉट डाल दिया। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है दिस टाइटल वाज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है जबरदस्ती का, जैसे नॉट बस लगा दिया गया बीच में यहाँ पे। तो स्टेटमेंट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां से ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा है मेरे हिसाब से। तो यहां से आप ये समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत होना था। ठीक, और अगर आपको ये चीज नहीं भी पता चली, थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा डायरेक्ट दिमाग इसको बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली दिमाग लगाना ये हो सकता है कि यार जब बैरम खान जब वजीर बना था तो उस समय अकबर बच्चा था, पूरी पावर उसके हाथ में ही थी, बैरम खान के हाथ में ही थी। तो ऑब्वियस सी बात है उसी समय उसने टाइटल भी ले लिया होगा ये चीज, खाने खाना वाला। तो ऐसा इनडायरेक्टली आप दिमाग लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन छोड़ो मत, लगाओ इसमें। गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन लगाओ जरूर इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए आपके फेवरेट असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है शिवाजी हैज टू फेस, असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस बार इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है, और मैं आपको एक चीज पहले, हाँ इसको एनालिसिस से पहले एक चीज बता दूं, असर्शन रीजन एआर टाइप के जो क्वेश्चन है भाई ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि 17 से 18 क्वेश्चन इस बार ऑलमोस्ट इससे आए हैं, और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं जिसको अंदर होना था और जिसको बाहर होना था इस बार प्रीलिम्स की लिस्ट से, वो इस पे ही डिपेंड किया है। क्योंकि ये ऐसे थे कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के गलत हो गए कुछ क्वेश्चन जो कि नहीं गलत होने चाहिए थे। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये आपका रिजल्ट डिसाइड कर देंगे। देखो एक लिमिट के बाद सबकी नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक, ऑलमोस्ट सेम होगी, मैं सीरियस बच्चों की बात कर रहा हूं। उसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि भैया आप अंदर हो लिस्ट के या बाहर हो। ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आपने गलत कर दिया आप बाहर हो, या आप नहीं अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप बाहर हो। और इस बार लिटरली यही हुआ है, एआर टाइप के क्वेश्चंस ने ही पूरा अंतर जनरेट किया है। तो आपको ये काम करना है, बहुत अच्छे से एआर टाइप की प्रैक्टिस करके जानी है। पीवाईक्यूज बहुत कम मिलेंगे आपको एआर टाइप के इसके, ये और यूपीएससी का अगर आप एआर टाइप का देखोगे तो उसका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा हाई है। इनका लेवल वैसा नहीं है। इनका लेवल अगर आप देखोगे आयोग का, पीसीएस आयोग, यूपी पीसीएस का, तो आप सिंपल सी बात ये समझो, यहां पे अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, जब आप एआर टाइप के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा ये लोग फैक्ट्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके एआर टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। फैक्ट्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके एआर टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। ये वाला वैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी आप आगे आपको इस टाइप के और दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से इसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप पीवाईक्यूज में थोड़े बहुत मिल जाएंगे, और कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो जो अच्छे से करा रहा है। मैं खुद लॉन्च करने वाला हूं और मेरा फोकस स्पेशली एआर टाइप क्वेश्चंस पे रहेगा, और मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चंस ज्यादा इस बार बने उन पे रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा भाई, अपनी कोचिंग तो मैं रिकमेंड कर नहीं सकता आपको ठीक है, मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको किसी अच्छे सोर्स से आप ये लगा लो। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप ठीक है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कुछ क्वेश्चंस मैं फ्री पे डालूंगा, कुछ मॉक टेस्ट डालूंगा, आप वहां से देखना, आपको सही लग रहा है तो आप ज्वाइन करो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन तो भी हमने देखा नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शिवाजी हैज टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। ठीक है यार, ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही चाहिए आपको मेरे हिसाब से। देशमुख कौन होते हैं यार, इतना तो मैं मान के चल रहा हूं आपको देशमुख पता होगा कि भाई ये एक जमींदार टाइप के, जैसे नॉर्थ में जमींदार हो रहे हैं वैसे यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में मराठा किंगडम में देशमुख होते थे। तो एक तरह की जमींदारी है,
फ्यूडलिज्म इस समय अपने पूरे राइज पे है। ये जो पीरियड की बात हो रही है शिवाजी और इन सब की, इस समय फ्यूडलिज्म पूरे राइज पे था, तो हर जगह ये लोग एक तरीके से रूलर को अपोज करते थे। सॉरी, आप मैसूर में भी देखोगे टीपू सुल्तान को भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ा है, शिवाजी को भी देखोगे बहुत फ्रिक्शन देखना पड़ा है इन लोगों का। तो ऑब्वियसली बात है ये अपोजिशन इनका फेस करना पड़ेगा। These Deshmukhs were not in favor of an independent Maratha state and wanted to remain as feudal lords of Bijapur। ये भी बिल्कुल सही है भाई, वो उनका पूरा मतलब यही था कि उनको जो बीजापुर के फ्यूडल लॉर्ड की तरह वो रूल करते थे वो ऐसे ही रहे। इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बनेगा तो ऑब्वियसली बात उनको छत्रपति शिवाजी के अंदर आना पड़ेगा, तो वो ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो ऐसे ही रूल करें। सिंपल सी बात ये है। अब देखो जब एआर टाइप के क्वेश्चन आप देखते हो तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप शिवाजी हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख, ये पढ़ा आपने, इसके बाद लगा दो बिकॉज, बिकॉज लगाओ, बिकॉज दीज देशमुख्स वर नॉट इन फेवर ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एंड वांटेड टू रिमेन एज फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ बीजापुर। ये अब पूरी लाइन मेक सेंस कर रही है, इसका मतलब ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। जब आप बिकॉज लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ शिवाजी को बिग बड़े देशमुखों का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि ये देशमुख जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बने और वो लोग एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड की तरह रूल करते रहें। सिंपल सी बात ये है, बिकॉज लगाते ही ये आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिकॉज लगा के चेक करना पड़ता है। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और, आगे के एग्जाम में आप ये भी ध्यान देना कि जब इस टाइप की चीजें अगर इन्होंने पूछी हैं तो आगे एग्जाम में ये लोग मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ सकते हैं, की टर्म्स जो हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, अष्टप्रधान के बारे में पूछ सकते हैं, पेशवा और किंग्स के नेम मैंने आपको बता ही दिया, पहले आपको करना है। तो मराठा एम्पायर से आपको इतनी चीजें ध्यान से देखो, क्योंकि मराठा एम्पायर या मराठा रूल जो था इनका एक फेवरेट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आप पीवाईक्यूज देखोगे आपको दिख जाएगा। तो आपको यहां से ये चीज टेक अवे है कि इतनी चीजें आप देख के जाओ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि जब पीडीएफ दूंगा तो उसमें ये सब सारी बातें लिख दूंगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये लिखा है एसेइस्ट, भाई जिसने लिखा है और उन्होंने क्या लिखा है बस इतना समझ लो, इतना डिटेल में जाने का मतलब नहीं। इसका मतलब क्या होता है, ये बंदा जिसने कुछ लिखा है और ये इसने ये लिखा हुआ है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यार बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एट मैक्स ये हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, माधवाचार्य है, पराशर माधव है, नाम माधव यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है माधवाचार्य ने, तो शायद माधवाचार्य ने लिखा होगा पराशर माधव। तो ये भी अगर आप करोगे तो C2 करने के बाद आप देखो तो बस आपके पास एक ये मिल रहा है C2 और एक ये मिल रहा है, मतलब दो तो चलो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे इस टाइप का गंदा गैस लगा के लेकिन ये दो तो फिर भी बचेंगे ना। तो अब यहां तो आप कॉल ले सकते हो कि कुछ भी दिमाग लगाओ, अगर हो जाए तो बात सही है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत टफ क्वेश्चन है ये, तो बेटर यही रहेगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करो। लेकिन एक बात ये ध्यान दो, अब बस आपको ये काम करना, आगे के एग्जाम में ये हो सकता है कि फिर से कुछ इस टाइप की लिस्ट बना के दें और इनमें से कोई एक बुक डाल दें, जैसे चतुर्वर्ग चिंतामणि डाल दें। ठीक, तो अगर आपको इनके नाम पता रहेंगे तो बस एक ऑप्शन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ऑप्शन भी अगर आपको पता हो तो वो सॉल्व हो जाए वाला क्वेश्चन। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, बस ये लिस्ट बना के लिखो इनको कहीं पे और याद कर लो, चार में से कम 2-3 तो याद ही कर लो यहां से। ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं कि अगली बार, ताकि अगर उनमें से एक भी ऑप्शन आ गया कहीं पे मैच में और आपको पता रहेगा, जैसे ये आ गया किसी मैच द फॉलोइंग में और आपको पता है पहले से, तो ठीक है, हो सकता है आप क्वेश्चन या पूरा ही सॉल्व हो जाए या क्वेश्चन सॉल्व करने के नजदीक पहुंच जाओ। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अर्ली मिडिवल पीरियड चल रहा था, पूरा नॉर्थ इंडिया अलग अलग राजपूत किंगडम्स में डिवाइडेड था, यूनिटी कहीं से भी नहीं थी। अब वही है, फिर बिकॉज लगा के देखो, टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल बिकॉज देयर वॉज, बिकॉज लगाया आपने यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि हिंदी वालों के लिए क्योंकि देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, आपको एक रियलाइज होगा कि हाँ ये मेक सेंस कर रहा है ये पूरा स्टेटमेंट, इसका मतलब ये सही है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बनाया, लेकिन इतना सिंपल क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनाया है कि यार ये गलत अगर कर रहे हो तो बस अपने आप को कोड़े मारो और कुछ मत करो, ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है,
मैं फिर भी वही बोलूंगा कि AR टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के ये सही नहीं होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोड़ दो भाई, ये इसको छोड़ दो, इसको आगे याद करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस को लिटरली कोई वर्थ नहीं है, बस आप ये कर सकते हो, छोड़ो, देखते ही छोड़ दो इनको। और यहां से कुछ टेक अवे भी नहीं है आगे एग्जाम के लिए, जाने दो उसको। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी टफ क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल और टफ क्वेश्चन है। ये मैंने कोशिश भी करी, कुछ सोर्सेस से RS शर्मा वगैरह कहीं मिले, तो लिटरली कहीं नहीं मिला। ये एट मैक्स हो सकता है हिस्ट्री ऑप्शन वालों को ये पता रहे, हाबिब एंड निजामी ने ये लिखी थी B1, ठीक, अ कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिल्ली सल्तनत, ठीक। लेकिन B1 से अगर ये है कि इतना भी किसी को पता है ये वाली बुक के बारे में, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, और ये क्वेश्चन स्किप ही करना था, लेकिन अगर किसी को इतना भी पता था, जिनके हिस्ट्री ऑप्शन थे उनमें से कुछ लोगों को ये बात पता थी, क्योंकि ये काफी अथॉरिटेटिव बुक है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, हाबिब और निजामी की। अगर इतना पता था तो ये हो जाता, देखो B1 से ही हो जा रहा था, और कहीं पे भी नहीं है, ठीक। तो आप बस ये काम ये कर लो, इसका एक लिस्ट बनाओ इस टाइप की बुक्स का, और इनको नोट करो, आगे बढ़ो। सबका बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स लगे आपको, किसी भी चौहान डायनेस्टी जैसे इसमें लिखा है, नदर इंडिया पे लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दिख रही हैं तो उनको आप नोट करते जाओ। जहां से भी PYQs जब आप देखोगे, और भी PYQs 2013, 14, 15, 16 जो भी आप देखोगे, तो अगर वहां पे आपको ऐसी बुक्स दिख रही हैं तो बस उनको आप लिस्ट बना लो, भाई ये बंदे ने लिखी थी और ये बुक है। देखो दो टाइप की बुक होती है, एक तो जैसे कंटेम्प्रेरी पीरियड, उसी समय किसी ने लिखी होगी, ठीक है, जैसे बर्नी है, ठीक है, अलबरूनी है, वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब ये इस टाइप की पूछते हैं जो लेटेस्ट मॉडर्न हिस्टोरियंस ने लिखी होंगी, तो ठीक है, थोड़े बहुत इनके भी याद कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं PYQs में, ठीक। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बलबान पे। बलबान वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जा पढ़ो। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, AR टाइप का फिर क्वेश्चन है, बलबान मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड, ठीक। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। अब एक चीज ये देखो, बलबान ने क्या किया था, ये क्वेश्चन आया आपका सतीश चंद्रा से, सतीश चंद्रा में आपको ये मिल जाएगा। बलबान ने अपनी गवर्नमेंट को फर्म बनाया और सारी अथॉरिटी अपने हाथ में सेंट्रलाइज करी। हाँ, बिल्कुल करी, ये दोनों चीजें एकदम सही हैं। वो एक्चुअली ये सब काम उसने इसीलिए किया था। इसके पीछे के रीजन क्यों थे, क्योंकि जब आप यहां पे बिकॉज लगाओगे, बिकॉज, क्योंकि जब आप ये लगाओगे तब उसके बाद ये बात आप समझ में आपको याद आएगी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। उसने ये एक्चुअली तीन चीजों की वजह से किया था। पहली बात तो जो चहलगनी था, सिस्टम था चहलगनी, जो टर्किश नोबल्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे, तो उनकी पावर को कर्ब करने के लिए ये अपनी गवर्नमेंट को फर्म बनाया था और सारी अथॉरिटी अपने हाथ में सेंट्रलाइज करी थी, ठीक। दूसरी बात ये थी, जो प्रोविंशियल किंगडम्स थे जो फार अवे एरियाज में थे, जैसे बंगाल में था, वो सब रिवॉल्ट बार बार कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी एक कंट्रोल लाने के लिए इसने अथॉरिटी को सेंट्रलाइज किया था, ठीक। तीसरा रीजन ये था कि इसको मंगोल जो थ्रेट था, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से था, बार बार जो मंगोल अटैक कर रहे थे, उसको भी कंट्रोल करना था। तो इस वजह से इसने ये काम किया था। गवर्नमेंट फर्म कैसे करेगा कोई आदमी, गवर्नमेंट फर्म कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, अपनी आर्मी स्ट्रांग करेगा। दूसरा काम वो ये कर सकता है कि भाई टैक्सेस वो ज्यादा कलेक्ट करेगा, ठीक है, और अपने पास पावर को सेंट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बलबान ने क्या किया था, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अब अगला स्टेटमेंट ये है, ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। एक तरीके से आप ये देखोगे तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने ये सारे काम इसलिए किए क्योंकि वो चाहता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करना चाहता था मंगोल इन्वेजन से, इसीलिए उसने ये दोनों काम किए थे। बिकॉज लगा के आप देखो, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आयोग बोल रहा है कि इसका आंसर है सी, आयोग सी को आंसर मान रहा है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए, क्योंकि ये सतीश चंद्रा में ये बात एकदम क्लियर लिखी हुई है, ठीक है। उसने ये दोनों काम इसीलिए किए थे क्योंकि उसको ये तीन चीजें करनी थी। चहलगानी को रिड्यूस करना था, उनकी पावर रिड्यूस करनी थी, जो बार बार रिवॉल्ट हो रहे थे उनको कर्ब करना था, और तीसरा मंगोल इन्वेजन को भी अवॉइड करना था।
तो उस लॉजिक से इसका आंसर होना चाहिए ए, कि दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन आयोग सी मान रहा है। एक्चुअली मैंने एक चीज और भी देखी है, थोड़ा मैं यहां पे आपको बता रहा हूं क्योंकि ये तो हो गए, कंप्लीट हो गया। आयोग अभी असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ढंग से बना नहीं पा रहा है, ये इशू मैंने देखा है इनके साथ। फिर भी जो बेटर है, हम लोग इसको एक लॉजिकल तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे। एआर टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको और भी डिस्कस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करो, और टेस्ट सीरीज भी मैं बहुत रिसेंटली लॉन्च करने वाला हूं इस पे। फाइन, तो अभी के लिए फिलहाल ये है कि मैं आप थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज में लॉन्च करने के मूड में हूं। दूसरी बात ये है कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट करना चाह रहा हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस हिसाब से फिर मैं इस पे करूंगा। बाकी हम लोग और भी इस टाइप के फ्री इनिशिएटिव कई सारे लेते आएंगे। इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया, भाई देखो लंबी एनालिसिस हो रही है क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैं कर रहा हूं, तो थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियोस भी बड़ी बनेंगी। तो अभी हमने इस वाले सीरीज में क्या देखा, ये पहला पार्ट था हमारा, इसमें हमने देखा एंशिएंट और मिडिवल का। अगले पार्ट में हम लोग मॉडर्न इंडिया पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।